गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं विजन आईएएस मंथली करंट अफेयर मैगजीन जनवरी 2025, जिसमें गाइस हमने अपने इकॉनमी के सारे पोस्ट आर्टिकल्स कवर कर लिए थे। आज हम शॉर्ट्स करेंगे, प्लस आपके लिए एमसीक्यूज़ का भी मैं पीडीएफ लेकर आई हूँ, जिसमें कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम लिंक पर। लेकिन क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, कमेंट सेक्शन में बताना है आपका कितना स्कोर आ रहा है, कितने ध्यान से आपने वीडियोस को सुना है, उसका आपको बिल्कुल बताना है कि एक्नॉलेज करना है, कमेंट्स में बताना है कि आपको कितने आ रहे हैं, क्वेश्चंस कितने कर पा रहे हो आप। तो लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट्स वाला पार्ट। शॉर्ट्स को कवर करते हैं इकॉनमी के। तो पहला इकॉनमी का शॉर्ट है कि इंडिया ने 14.3% सिक्योर किया है ग्लोबल रेमिटेंस में, ऐसा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के द्वारा पता चला है। तो आपको ना ये जो रिपोर्ट्स आती हैं, इसके लिए अलग से एक नोट्स बना लो जहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख लो, क्योंकि ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में हेल्प करेगी, इंटरव्यू के दौरान मदद करती हैं बहुत सारी ये रिपोर्ट्स वगैरह। ठीक है, तो बहुत ही इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक कह रहा है जी, भारत ने 14.3% ग्लोबल रेमिटेंस 2024 में लिया है, जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट शेयर है। अब आपको पूछना चाहिए मैम रेमिटेंस क्या होता है। तो रेमिटेंस वो फिनेंशियल चीज़ है जो कोई, मान लो बाहर अब्रॉड में कोई व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, वो पैसा आपको इंडिया में भेज रहा है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है होम कंट्री में। ठीक है, यहाँ तो मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ। मान लो आप दुबई रहते हो, तो वहाँ से अपने माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए पैसा भेज रहे हो, तो वो पैसा जो आ रहा है वो रेमिटेंस कहलाता है। तो कहा जा रहा है भारत में सबसे ज़्यादा इस बार आया है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट द्वारा बताया जा रहा है। अब वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कहाँ पर है। अब हम ना रेमिटेंस के फ्लो के ट्रेंड चेक करते हैं। देखो, जो 5 ऐसी रेसिपिएंट कंट्रीज़ हैं जहाँ टॉप पर है इंडिया, 129 बिलियन डॉलर्स। 2023 में 125 था, 129 हो गया है। उसके बाद टॉप 5 कंट्रीज़ में भारत आता है सबसे पहले, फिर मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस एंड पाकिस्तान, क्योंकि ये ड्राइवन बाय रिकवरी, जॉब मार्केट में काफ़ी रिकवरी हो गई है हाई इनकम कंट्रीज़ में, है ना। तो जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट वाली हैं, तो इन्होंने काफ़ी यहाँ पर देखा गया है कि काफ़ी डेवलपमेंट इन नेशंस ने करी है कोविड के बाद से। बहुत यहाँ पर उफान आया, मतलब काफ़ी यहाँ पर आप समझ लो रिकवर करा गया है। तो ये याद रखना, ओईसीडी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसी भी देश के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल वेलबींग के बारे में सोचती है। कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ये 1961 में आई थी। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम है इकोनॉमिक फ्रीडम और पॉलिसी कोऑपरेशन को प्रमोट करना, सपोर्ट करना पॉलिसीज़ को जिससे इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग हो, पॉवर्टी को हटाना, प्रॉस्पेरिटी को फोस्टर करना। कभी कभी इवन मेंबर कंट्रीज़ को ये फंड भी करती हैं। ओईसीडी के कौन कौन मेंबर्स हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अब रेमिटेंस जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ का है वो बताया जा रहा है। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ का प्रोजेक्टेड टू सर्ज, यानी 5.8% का ग्रोथ रेट वहाँ पर भी 2024 में देखने को मिला है। चाइना का जो ग्लोबल रेमिटेंस है उसमें ड्रॉप आया है 2024 में, 5.3% का लोएस्ट शेयर है 2 डिकेड्स में, क्योंकि लो स्किल्ड इमाइग्रेशन रिड्यूस हुई है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एजिंग पॉपुलेशन, ये सारी वजहों की वजह से चाइना का रेमिटेंस कम हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि भारत में हाई रेमिटेंस होने का कारण क्या है, कोई तो कारण होगा। तो सबसे बड़ा कारण है भारत में हाई रेमिटेंसेस का, वो है स्केल ऑफ माइग्रेशन। यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप देखिए, सबसे बड़ा कारण भारत में हाई रेमिटेंसेस का स्केल ऑफ माइग्रेशन इस वजह से है क्योंकि यूएन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 आई। भारत लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन है वर्ल्ड में। आप देखो ना, 18 मिलियन इंडियंस अब्रॉड में रहते हैं, 2023 में पता चला यूएन रिपोर्ट के द्वारा। फिर ना डेस्टिनेशन ट्रेंड्स आ गए हैं अभी। इंडिया के जो भी माइग्रेंट्स हैं ना, वो हाई इनकम कंट्रीज़ में भाग रहे हैं, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपने आज ना इंडियन एक्सप्रेस का अखबार उठाया हो, तो उसके अखबार में ना एडवर्टाइजमेंट आया हो, ज़रूर आपने देखा होगा। सबसे पहले पेज, मतलब शुरुआत ही वहीं से हुए, वीना वर्ल्ड करके एक ट्रैवल एक्सप्लोर सेलिब्रेट लाइफ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसने ये निकाला है। vinaworld.com भी इनकी वेबसाइट है। तो वो पूरा यूरोप का ना उसने टूर बनाया हुआ है। जैसे उन्होंने ना बताया हुआ है कि आप यूरोपियन ड्रीम के लिए कितना पैसा लगेगा, कितनी 23 डेज़, और अप्रैल 22 से शुरू हो रहा है इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह, उन्होंने शुरू कर दिए हैं। आप समझ रहे हो, तो इंडिया के ना लोगों का रुझान भी इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है।
फिर जो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर है, इंडिया का माइग्रेंट हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल भी आईटी और हेल्थ केयर में, और सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड सारे तरह के लेबर अवेलेबल हैं, समझ रहे हो आप। इस वजह से इनकी डिमांड बाहर की कंट्रीज़ में बहुत है। पॉपुलेशन भी तो हमारा एक सबसे बड़ा कारण है। फिर ये कह रहा है कि सिग्निफिकेंस क्या है, हाई रेमिटेंसेस के कारण क्या होते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है हाई रेमिटेंस होने का फॉर रेसिपेंट हाउस होल्ड, यानी ये असेंशियल एक्सपेंसेस जैसे कि फूड है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ये डायरेक्टली लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए ये कहा जाता है कि हाई रेमिटेंसेस ज़रूरी हैं। दूसरा, फॉर मैक्रो इकोनॉमिक, मेजर सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज का हाई रेमिटेंस। आप समझ रहे हो, बहुत बड़ा सोर्स है ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज का। हमारे फॉरेन एड के रिलायंस को रिड्यूस करता है। करंट अकाउंट का कोई डेफिसिट हो गया हो, फिस्कल शॉर्टफॉल हो, इन सभी को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा हाई रेमिटेंसेस जो है बहुत मदद करता है। आप सोचो, किसी भी कंट्री में जो पैसा जाएगा तो वो खर्च किया जाएगा जब आपके घरों तक आप सेविंग्स अपनी या जो भी रेमिटेंस अपने परिवार में भेजोगे, तो फिर उससे खर्चा करेंगे, फूड खरीदेंगे, हेल्थ केयर में पैसा लगाएंगे, लिविंग स्टैंडर्ड इन्हेंस होगा उनका, है ना। इकॉनमी के लिए मैक्रो लेवल पर क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा ना, डॉलर भेजोगे तो डॉलर आएगा कि नहीं आएगा, फॉरेन एड की ज़रूरत कम पड़ेगी, और आपका जो फंडिंग है करंट अकाउंट की डेफिसिट जो हो जाती है, उसके डेफिसिट को रोकने के लिए भी रेमिटेंसेस एक बहुत अच्छा तरीका है कि रेमिटेंस आए। अब अगर मान लो सवाल आ जाए आपसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है, कब अक्कर होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट तब होता है जब आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हो एक्सपोर्ट से, आई लिखते हैं इसको, ठीक है। तो यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपका डेफिसिट आ गया। अब कारण इसका क्या होता है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट का कारण ये होता है कंट्री सेव कर रही है, मे बी लो रिलेटेड टू इट्स इन्वेस्टमेंट, कंट्री में हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है कारण हो। इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में, सेविंग्स कम हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कम आएगी, और दोनों ही चीज़ें खराब होंगी तो फिर कैसे आप प्रॉस्पेरस कंट्री बन पाओगे। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को भी दूर हाई रेमिटेंस करता है। अब हम चलते हैं दूसरे अपने शॉर्ट में, जिसका नाम है इंडिया रिमेन्स अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक की ही एक और रिपोर्ट आई है, ध्यान रखना रिपोर्ट्स के बारे में। वर्ल्ड बैंक ये भी एक रिपोर्ट निकालता है गाइस, ये वर्ल्ड है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमी ने लेटेस्ट रिपोर्ट निकाली है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट। इसमें फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 21st सेंचुरी का इसने पूरा निकाला है कि कैसे कैसे रहेगा, क्या है। इसने ना इस रिपोर्ट के तहत बताया है कि ग्रोथ जो है वो 2.7% स्टेबल ग्रोथ चल रही है पूरे ओवरऑल देखा जाए ग्लोबली। और डेवलपमेंट चैलेंज उन कंट्रीज़ के साथ है जो मोस्ट लो इनकम कंट्रीज़ हैं, अनलाइकली मिडिल इनकम स्टेटस बाय 2050 तक जाके उनको मिलेगा। कह रहा है ये एक वार्निंग साइन है इनके लिए। और इसके अलावा जीडीपी का राइज हुआ ही है, 2000 से 2025 तक का देखो तो जीडीपी राइज हुआ है, ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहा है। कह रहा है राइजिंग इन्फ्लुएंस हो रहा है इमर्जिंग मार्केटिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का। कह रहा है EM3 यानी कि इमर्जिंग जो मार्केट है वो चाइना, ब्राज़ील और इंडिया में, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील में तीनों कंट्रीज़ के अंदर CIB के अंदर देखने को मिल रही हैं। इनका जो शेयर है ग्लोबल इकोनॉमी में 2000 से 2025 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसमें क्या हुआ है, बढ़ा है, ठीक है। इंडिया की जो ग्रोथ लीडरशिप है वो भी फास्टेस्ट ग्रोइंग है, आपको पता ही है। हम काफ़ी प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमारे आने वाले समय में हमारी 6.7% तक एनुअल ग्रोथ रहेगी। तो कह रहे हैं कि भारत की इकॉनमी का रोबस्टनेस का फैक्टर्स क्या है, क्यों हमारी इकॉनमी एक तरह एक्सपेंड कर रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रॉन्ग सेक्टोरल परफॉर्मेंस। हमारा सर्विस सेक्टर सस्टेन्ड तरीके से एक्सपेंड ही होता जा रहा है। हमारा एक्सपोर्ट यहाँ बहुत बढ़ रहा है, हमारा ट्रेड इंटीग्रेशन साउथ एशिया से सिंस 2000 बढ़ता ही जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग भी हमारा पहले से स्ट्रेंथन हुआ है। लॉजिस्टिक्स एंड टैक्स रिफॉर्म लेने के कारण हमने मैन्युफैक्चरिंग को भी अच्छा किया है। सोशल एंड इकोनॉमिक फाउंडेशन के कारण भी देखो हमारा फिस्कल हेल्थ, श्रिंकिंग फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है। आपने कल मैंने आपको नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी, फिस्कल हेल्थ बताया था पूरा आपको। उसके बाद इंक्रीजिंग टैक्स रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है। हमारे इन्वेस्टमेंट जो है वो भी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत बढ़ रही है। हमारे कॉर्पोरेट्स की जो हालत बैलेंस शीट की वो बहुत ख़राब नहीं है, ठीक है, सपोर्टिव है। हमारी ना लेबर मार्केट बहुत स्ट्रेंथन है, प्राइवेट कंजम्पशन बहुत अच्छा है, हमारा इन्फ्लेशन कम है और ओवरऑल इकॉनमी से अगर हम करते हैं तो क्रेडिट भी अच्छा है। हाउएवर गवर्नमेंट कंजम्पशन ग्रोथ जो है वो हमारी अभी तक कंटेंट है, वहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ ना इस पूरी रिपोर्ट ने वर्ल्ड बैंक की ये बताया है कि कुछ चैलेंज हैं।
ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे बड़ा चैलेंज है प्रोटेक्शनिज्म, बहुत राइज हो रहा है इकोनॉमी को ना, लोग ना बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब आप यूएस के ही कई फैसले ले लो, वो कह रहा है कि हम डब्ल्यूएचओ को फंडिंग नहीं करेंगे, हम इंटरनेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड कोर्ट के अंदर भी फंडिंग नहीं करेंगे, हम विड्रॉ कर रहे हैं, बेसिकली विड्रॉ का यही मतलब हुआ। फिर अब देख रहे हो आप, आपने सुना होगा कितने सारे टैरिफ्स वगैरह, रेसिप्रोकल टैरिफ्स वगैरह इंट्रोड्यूस करे गए हैं यूएस द्वारा। ये सब हम पढ़ेंगे आने वाले समय में, तो क्योंकि अभी इस टॉपिक पे ही रहते हैं। फिर जियो पॉलिटिकल टेंशन रहती है, यूक्रेन रशिया का देख लो, हमास इजिप्ट का देख लो। फिर डेट का बर्डन बहुत बाउंड है, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कॉस्ट बहुत लग रहा है। तो कह रहे हैं कि सक्सेस हमारी ना फोकस्ड पॉलिसी पर ही डिपेंडेंट है। अगर फोकस्ड पॉलिसी हो गई तो हम जीत जाएंगे, चाहे इन्वेस्टमेंट का हो, चाहे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करना हो, हम जीतेंगे। तो करना क्या है, फोकस्ड पॉलिसी बनानी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट्स की ओर, जिसमें बात कर रहा है कि सरकार टू बोरो ₹3.94 लाख करोड़ वाई ट्रेजरी बिल्स। क्या होते हैं टी बिल्स, ट्रेजरी बिल क्या होता है, सरकार क्यों बोरो कर रही है, किससे बोरो कर रही है, इसका क्या एडवांटेज है, सारी बातों को समझते हैं। रिसेंटली आरबीआई ने कैलेंडर बनाया टी बिल्स का इशुएंस का, और वन ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आपको पता ही है, याद रखना टी बिल्स ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट इंडिया में कैसे रन करती है, इसके बारे में हम समझते हैं कि ये क्या होता है बेसिकली। तो सबसे पहले ना टी बिल्स के बारे में थोड़ा सा समझ लो। जो ट्रेजरी बिल है इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल सिस्टम में एक शॉर्ट टर्म डेट की तरह होता है। क्या होता है ये, एक ये शॉर्ट टर्म डेट की तरह होता है, ये समझ रहे हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू करती है अपने शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इसको ज़ीरो कूपन सिक्योरिटी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना होता। डिस्काउंट और रिडीम होता है ये फेस वैल्यू पर। 3 तरह के इसके टेन्योर हैं, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। आरबीआई इसको इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल बैंक। टी बिल्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता ही है शॉर्ट टर्म बोरोइंग टूल है भाई, कंट्री की ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने में टी बिल्स का बहुत ही योगदान होता है। अब देखो, ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पर जो भी गवर्नमेंट के डेट ऑब्लिगेशंस होते हैं उसको फुलफिल करने के लिए। फिर इसको इशू कौन करता है, आरबीआई करता है ऑक्शन द्वारा। ई कुबेर प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर ऑक्शन करता है, वहाँ पता चलता है। फिर आरबीआई का जो पब्लिक डेट ऑफिस है वो भी रजिस्ट्री की तरह काम कर रहा है। मेजर पार्टिसिपेंट जो हैं वो हैं आपके कमर्शियल बैंक, प्राइमरी डीलर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक है, म्यूचुअल फंड है, रिटेल इन्वेस्टर है। ये सभी के सभी मेजर पार्टिसिपेंट हैं। उसके बाद यहाँ ये कह रहा है, देखो इन्वेस्ट करने में गवर्नमेंट सिक्योरिटी में फ़ायदा ये हो जाता है कि एक तो लोन पे आपको आसानी से कोलेटरल रख दोगे आप, फिर ये रिस्क फ्री हैं, मैक्सिमम इसमें सेफ्टी मिलेगी, 91 डेज़ के लिए होती है और इसको सेकेंडरी मार्केट में सेल करना आसान होता है, इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त होती हैं। शॉर्ट टर्म, जैसा मैंने आपको बताया, टी बिल शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं। मनी मार्केट और शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है जो सरकार इसको इशू करती है। जीरो कूपन वाली बात भी मैंने आपको बता दी, टेन्योर्स बता दिए। कैश मैनेजमेंट बिल्स अगर आप देखो तो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है ये सरकार का। लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह इशू करते हैं। डेटेड जी सेक होता है, ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है और हाफ ईयरली बेसिस 5 से 40 ईयर्स के लिए। तो एसडीएल यहाँ पर बता रहा है कि देखो जी ये सब चीज़ें इसमें दी जाती हैं डेटेड सिक्योरिटीज़ में बाय स्टेट गवर्नमेंट विद हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट दी जाती है। भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट टी बिल इशू करती है, बॉन्ड इशू करती है, डेटेड सिक्योरिटी इशू करती है, और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी ही खाली इशू कर सकती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। इस बात को स्टार मार लो कि भारत में सेंट्रल बैंक जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो टी बिल्स और बॉन्ड इशू करती है, डेटेड सिक्योरिटी इशू करती है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो खाली बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी ही इशू कर सकती है। नेक्स्ट हम उस शॉर्ट पे चलते हैं जिसमें बात की जा रही है कि आरबीआई ने रिलीज़ करा है एक लिस्ट। ठीक है, कैसी लिस्ट है, एनबीएफसी की लिस्ट है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की एक लिस्ट है, अपर लेयर फॉर 2024-25 आरबीआई लेकर आया है। आपको पता है शॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको आप ज़्यादा ढंग से सुनते नहीं हो, तो बड़े ढंग से सुनो इसको। देखो लिस्ट में ना एलआईसी का जो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, पीएनबी का हाउसिंग है, श्रीराम फाइनेंस है, ये ना इनको बेसिकली लिस्ट में इंक्लूड करा गया है अकॉर्डेंस विद स्केल बेस्ड रेगुलेशन। अगर आप एनबीएफसी में आ गए हो, एनबीएफसी यूएल बन गए हो, अपर लेयर में आ गए हो, तो सब्जेक्ट टू इन्हांस रेगुलेटरी आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं एटलीस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स।
अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पहले समझ लो होती क्या है। सबसे पहली बात, जो भी एनबीएफसी होगा उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा अंडर कंपनीज एक्ट 1956। बात समझ गए। इसका ऑब्जेक्टिव है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को बनाने का कि लेंडिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज होना, इंस्टीट्यूशन को एक्सक्लूड करता है, मेनली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ वगैरह में है। ये डिफरेंट है बैंक से। ये डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, खाली टर्म डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है टू डिपॉजिटर्स। ठीक है, तो फ्रेमवर्क बेसिकली यहाँ पर इसीलिए किया जा रहा है ताकि सिस्टमिक रिस्क को मिटिगेट किया जा सके और प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को लगाया जा सके ताकि क्वालिटी और रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाए। इसके अलावा स्केल बेस्ड रेगुलेशन फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में हम समझते हैं क्या होता है। इसने ना कंपनीज को लिए लेयर में बांधा हुआ है। एक बेस लेयर है, एक मिडिल लेयर है, एक अपर लेयर है, एक आपका टॉप लेयर है। इसमें इन्होंने बांध रखा है पूरा। ठीक है, अब जो भी आपकी बेस लेयर वाली होगी उसमें नॉन डिपॉजिट एसेट होंगे 1000 करोड़ के। यहाँ पर 1000 करोड़ के अबव होते हैं। यहाँ पर जो होता है वो आरबीआई पैरामीटर्स लगाता है अपर लेयर में। टॉप लेयर में क्या होता है कि आइडियली रिमेन एम्प्टी और सिस्टमेटिक रिस्क रहती है यहाँ पर। तो यहाँ एनबीएफसी पीयर टू पीयर एग्रीगेट अकाउंट वगैरह बनाते हैं। तो ऐसे लेयर्स बना रखे हैं ताकि रेगुलेट करा जा सके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट हमारा शॉर्ट पे चलते हैं जिसमें बात करेंगे बैंक नेट क्या होता है। बैंक असेट ऑक्शन नेटवर्क इसको कहते हैं। सबसे पहले याद रखना एक ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। ये क्या करता है, सारी की सारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स की यहाँ पर ई ऑक्शन प्रॉपर्टीज़ को कंसोलिडेट करता है। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है बायर और इन्वेस्टर का। ठीक है, ये लिस्ट में सारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में भी होता है। फ्लैट है, कोई इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं, कोई ओपन प्लॉट है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डिंग है, कोई शॉप है, ये सारी की सारी इसमें लिस्ट की जाती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से ये पता चल जाता है कि किसी भी डिस्ट्रेस एसेट के बारे में, उसकी वैल्यू के बारे में। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन्वेस्टर का कि उसको इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए ये सारा काम किया जाता है। तो यहाँ पे समझ लो डिस्ट्रेस एसेट क्या होते हैं। तो डिस्ट्रेस एसेट के बारे में मैं आपको बताने अभी फ़िलहाल जा रही हूँ। देखो, डिस्ट्रेस एसेट का मतलब क्या होता है, वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी ने डिक्लेयर ही कर दिया है कि भैया ये तो बैंकरप्ट होने वाला है ना। या कोई भी डिस्ट्रेस, आपका कई बार इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रेस होती है तो कोई भी व्यक्ति, कोई बिजनेस यानी इमीडिएट कैश एंड वांट टू सेल द एसेट एट लेस ऑफ देन इट्स वैल्यू। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये डिस्ट्रेस्ड है। डिस्ट्रेस का मतलब ही है कि ऐसा एसेट जो अब फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है उसके साथ बहुत सारी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम बोल देते हैं कि डिस्ट्रेस्ड है ये एसेट। तो ये ध्यान रखना आप कि अगर क्वेश्चन में डिस्ट्रेस एसेट के बारे में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए एक तरह का, एक स्ट्रेस्ड होता है, एक डिस्ट्रेस्ड होता है। डिस्ट्रेस एसेट का मतलब है वो लोन जो कि नॉन परफॉर्मिंग है। कैसा है, नॉन परफॉर्मिंग है और रिटर्न ऑफ एसेट है, ये रिस्ट्रक्चर्ड लोन है और ये फिनेंशियल स्ट्रेस पैदा बहुत ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, सारी बात यहाँ तक समझ में आ गई है। तो ये इसीलिए बैंक नेट को बनाया गया है। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर शॉर्ट जिसमें हम बात करेंगे पीपीआई। पीपीआई में क्या है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। इसको आरबीआई ने अलाउ किया है। क्या किया इसने, आरबीआई ने अलाउ किया है होल्डर्स को टू मेक एंड रिसीव यूपीआई थ्रू थर्ड पार्टी मोबाइल एप्लीकेशन। यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आपको कोई सामान खरीदना हो, कोई सर्विस खरीदनी हो, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज कंडक्ट करनी हो, कोई रेमिटेंस फैसिलिटी देनी हो अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड। मोबाइल वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट है, गिफ्ट कार्ड है, इसके तहत ये कराया जाता है। अच्छा, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको बैंक और नॉन बैंक दोनों इशू करते हैं। एक स्मॉल पीपीआई होती है, एक फुल केवाईसी पीपीआई होती है। स्मॉल पीपीआई का मतलब है इशू आफ्टर ऑब्टेनिंग मिनिमम डिटेल्स अबाउट। आपको पीपीआई होल्डर के बारे में जैसी मिनिमम डिटेल मिले आप स्मॉल पीपीआई बना दो। एक फुल केवाईसी के तहत पूरा बनाया जाता है। तो याद रखना, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बैंक और नॉन बैंक दोनों ही इशू कर सकते हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इसका गिफ्ट कार्ड है, मोबाइल वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट्स हैं। मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक जिसमें बात होगी 7 आपका शॉर्ट है, रोल ऑफ ट्रेड इन रिड्यूसिंग फूड इनसिक्योरिटी। कह रहा है कि यूएनसीटीएडी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें साफ बोला है रिपोर्ट में कि अगर किसी देश में की जगह पर आराम से ट्रेड हो रहा है तो वहाँ पर फूड सिक्योरिटी की समस्या दूर हो जाती है। अब यूएनसीटीएडी का मतलब क्या होता है
यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को बेनिफिट देती है फ्रॉम ग्लोबल इकोनॉमी। इसको बनाया गया था 1964 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। इकोनॉमिक ट्रेड एनालिसिस करती है, टेक्निकल असिस्टेंस देती है, हेडक्वार्टर्स के जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर हैं। तो ये आपको इसका पार्ट ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट में यही एनालाइज करा गया है कि जो भी ड्राइव है फूड इनसिक्योरिटी की, हाउ कैन ट्रेड प्ले अ मिटिगेटिंग रोल, वो सारा इसमें देखते हैं। अब ट्रेड का रोल क्या होता है, देखो अगर ट्रेड सही से चल रहा है तो फूड की अवेलेबिलिटी रहेगी। आप ये सोचो 30% अफ्रीका के जो सीरियल नीड्स हैं, यानी जो भी गेहूं है, चावल है, दूसरी दालें हैं, वो इंपोर्ट द्वारा पूरी होती हैं। अब अगर ट्रेड ही नहीं होगा तो सोचो इन कंट्रीज़ का क्या हाल होगा। फिर स्टेबलाइजिंग प्राइस एंड मार्केट, यानी जो ब्लैक सी इनिशिएटिव था यूके एंड यूएन एंड टर्की का ब्रोकर्ड बाय, या रशिया वॉर वगैरह की वजह से कितनी हमें फूड एंड फर्टिलाइजिंग एक्सपोर्ट पे कितनी दिक्कत आ सकती थी। तो ब्लैक सी इनिशिएटिव लिया गया ताकि रशिया यूक्रेन के चक्कर में ऐसा ना हो फूड एंड फर्टिलाइज़र के एक्सपोर्ट ही बंद हो जाए। तो चैलेंज क्या होता है, हायर कॉस्ट होती है ऐसे में। जब भी आप सोचो ऐसा कोई रास्ता अपनाना पड़ता है जहाँ बहुत वॉर चल रही है, तो यहाँ कह रहे हैं कि नॉन टैरिफ मेजर्स जो होते हैं ना, जैसे सैनिटरी स्टैंडर्ड्स लगा दिए, उससे क्या होता है फूड इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है नॉन टैरिफ मेजर्स लगाने की वजह से। उसके बाद हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, ग्लोबल प्राइसेस का हाइक होना, और आपका ट्रांसपोर्टेशन हाइक होने से और ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ जो होती हैं उसको भी, डेवलपिंग कंट्री दोनों को ही अफेक्ट करता है वो। तो रिकमेंडेशन यहाँ पर कह रहा है कि भैया आप एक शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन मैकेनिज्म तैयार करो ताकि फूड इनसिक्योरिटी दूर हो। और ना WTO क्या करेगा, WTO का देखो ये काम ही है ट्रेड बैरियर्स को दूर करना, बूस्ट करना एक्सपोर्ट को, वल्नरेबिलिटीज़ कंट्रीज़ की हटाना, सप्लाई चेन को ठीक ढंग से करना, और ऐसा एक प्रबंध करना डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ कि जहाँ ना क्लाइमेट स्मार्ट और सस्टेनेबल फार्मिंग होनी शुरू हो जाए। क्योंकि रोल ट्रेड का बहुत ज़बरदस्त है फूड इनसिक्योरिटी को दूर करने में। 280 मिलियन लोग हैं जो एक्यूट हंगर का शिकार हैं, 733 मिलियन लोग हैं जो क्रॉनिक हंगर का शिकार हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ एक्यूट हंगर और क्रॉनिक हंगर में क्या डिफरेंस होता है। अगर अर्जेंट एक्शन नहीं लिया गया तो हमारे क्रॉनिकली लोग 2030 तक 582 लोग जो है वो क्रॉनिक हंगर का शिकार हो जाएंगे। तो ग्लोबल हंगर कैसे क्रिएट होता है भाई, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो गया, 5 मिलियन लोग 2022 में असर पड़ गया था। क्लाइमेट चेंज से लोगों पे असर पड़ रहा है क्योंकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी गिर रही है। अर्बनाइजेशन से भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है एग्री फूड सिस्टम को, इसीलिए ये आर्टिकल तैयार करा गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर शॉर्ट, जिसमें बात होगी रिवाइज्ड ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक पॉलिसी फॉर 2024-25। रिवाइज्ड पॉलिसी किसके द्वारा अनाउंस की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा। इसका काम क्या है, फूड सिक्योरिटी को इन्हांस करना, इथेनॉल प्रोडक्शन को और बढ़ाना। ये क्या करते हैं, राइस रिजर्व प्राइस को सेट करते हैं, सेल टू सेल गवर्नमेंट करना हो, कॉरपोरेशन, कम्युनिटी किचन, ये सब विदाउट ई एक्शन। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में ये इसका हेडक्वार्टर स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर ये आता है। तो इसमें क्या है, पॉलिसी सेट रिवाइज रिजर्व प्राइसेस, वैसे 2250 जो है आपका पर क्विंटल करा गया है इसका, स्लैश्ड बाय 550 ऑफ राइस टू इथेनॉल डिस्टिलरीज टू एड इथेनॉल प्रोडक्शंस को वो करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फूड की सिक्योरिटी को बढ़ाया जा रहा है और इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। अब ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या होती है, इस स्कीम के तहत फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI सरप्लस फूड ग्रेन यानी वीट है, अनाज है, चावल है, इसको बेचता है। सेंट्रल पूल इन ओपन मार्केट ई ऑक्शन कराता है प्री डिटरमाइंड प्राइसेस के साथ। इसका काम यही है, स्कीम के तहत ये चाह रहा है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ये चाह रही है कि मार्केट के प्राइस कंट्रोल रहें और महंगाई ना बढ़े। आटा चक्की या फ्लोर मिलर जितने भी होते हैं ये एलिजिबल होते हैं ये खरीदने के। ये अगर इन्हें खरीदना हो तो ये प्रोसेसर या आटा चक्की हो, फोर मिलर्स हो, ट्रेडर हो, बल्क में बायर्स हो। ट्रेडर बल्क बायर्स आर नॉट अलाउड, ये भी ध्यान रखना। खाली कौन अलाउड है, आटा चक्की, फ्लोर मिल वाले, प्रोसेसर। यूजुअली स्टेट्स आर अलाउड टू प्रोक्योर फूड ग्रेन्स विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन ऑक्शंस। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया ऑक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, आटा चक्की वाला, फोर मिलर वाला और प्रोसेसर, ये ध्यान रखना है। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर शॉर्ट इज प्रोजेक्ट विस्तार।
आईआईटी मद्रास ने वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ प्रोजेक्ट निकाला है। इसका काम ये है एग्री एडवाइजरी नेटवर्क को हर स्टेट में बनाना, डिसेंट्रलाइज डेटाबेस है और डिसीजन मेकिंग लेता है, हाई क्वालिटी एडवाइजरी सर्विसेज क्रॉप के रिलेटेड मार्केटिंग करनी हो, रेलिवेंट गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड करनी हो, फार्मर को कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, सप्लाई चेन रिलेटेड मैनेजमेंट को ठीक करना हो, ये काम इस प्रोजेक्ट विस्तार के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आता है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2024 में रिलीज़ की गई। याद रखना लीड्स रिपोर्ट को रिलीज़ करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पार्टिसिपेट करती है। 4 पिलर्स पे काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। कौन कौन सी? सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स होना चाहिए, लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका ऑपरेटिंग, इसका सर्विसेज। इसका ऑब्जेक्टिव है लीड्स का कि हर स्टेट का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। क्यों? क्योंकि लीड्स हमने बनाया ही इसीलिए ताकि, क्योंकि जब लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ना निकाला जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा, ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालता है, तो याद रखना वर्ल्ड बैंक निकालता है इसको। वाइल द LPI रिलाइज इंटायरली ऑन परसेप्शन बेस्ड सर्वेज, लीड्स बेसिकली आपको परसेप्शन और ऑब्जेक्टिविटी दोनों बताता है। ये पूरी की पूरी इन बेसिस पर चारों पिलर्स के द्वारा आपकी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस को बता देता है। कोई कोस्टल स्टेट है, जैसे ना डिवाइड करा हुआ है, कोस्टल स्टेट है, ये लैंडलॉक्ड है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये यूटी है, अचीवर कैटेगरी का है, ये फास्ट मूवर है। तो पता चला है 2024 में अचीवर स्टेट में लॉजिस्टिक्स के मामले में गुजरात, हरियाणा, असम, चंडीगढ़ बहुत आगे हैं। फास्ट मूवर में आंध्र प्रदेश, बिहार हैं। एस्पायरिंग में केरला, वेस्ट बंगाल है। तो लीड्स जो है बेसिकली इसका फुल फॉर्म याद रखना है, लॉन्गिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, एक्सेसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लाने के लिए, ग्रीन लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए इसका काम किया गया है। मूव टू द नेक्स्ट शॉर्ट जिसमें हम बात करेंगे एंटिटी लॉकर के बारे में। एंटिटी लॉकर क्या होता है, कौन लेकर आया है, समझते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस का जो डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के साथ, उन्होंने ये इसको डेवलप करा है। बहुत ही सिक्योर क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन है। स्टोरेज करना, शेयरिंग करना, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में क्रिटिकल कंपोनेंट है इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एंटिटी लॉकर पता है ये ऑफर क्या करता है, क्या देगा ये हमें? ये हमें ना रियल टाइम एक्सेस देगा। कोई गवर्नमेंट का डेटाबेस कोई वेरीफाई करना हो, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का कंसेंट देना हो, आधार ऑथेंटिकेट करना हो, इसमें 10 GB का इंक्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज है। तो डॉक्यूमेंट को लीगली वैलिड डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह को ऑथेंटिकेट करना हो किसी डॉक्यूमेंट को, उसके लिए एंटिटी लॉकर बहुत ही अच्छा मीडियम बनने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही सिक्योर और इंडिया के डिजिटल पब्लिक स्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं सोनामुर टनल या जेड मुरा टनल के बारे में। प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट करा। कहाँ है ये है जम्मू एंड कश्मीर के गंदरबाल सोनमगढ़ एरिया में। ये BRO द्वारा यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 2015 में स्टार्ट की गई थी। फिर इवॉल्व हुए, नेशनल हाईवेज बने, इंफ्रास्ट्रक्चर और बना, एप्को इंफ्राटेक फर्म थी, उसने इस पर काम किया था। ये ना बेसिकली 8,650 इतना बड़ा इसका फीट है, लाइक एल्टीट्यूड बहुत बड़ा है इसका। 2 लेन है इसके अंदर जा रही हैं। इसका काम पता है क्या है? ये बेसिकली कनेक्ट करने जा रही है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी दे रही है श्रीनगर को सोनमार्ग रूट टू ले। सेफ है, अनइंटरप्टेड है, बहुत आराम से टूरिज्म हो पाएगा। कोई एडवेंचर स्पोर्ट करना हो, कोई लोकल लाइवलीहुड्स के लिए बहुत अच्छा ये टनल साबित होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बनिहाल बाईपास के बारे में जो कंप्लीट हुआ है। ये 2.35 किलोमीटर का रोड सेक्शन है NH44 में, जम्मू एंड कश्मीर में। आपको पता ही है NH44 जो कभी NH7 होता था, ये भारत का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। 3745 किलोमीटर का है। श्रीनगर से कन्याकुमारी को सदर्न मोस्ट पॉइंट पे कनेक्ट करता है। तो ये बाईपास सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत ज़रूरी था, ताकि ट्रेवल टाइम कारपुरा, बनिहाल और नवयुगा टनल का 7 मिनट्स हो जाए, इसीलिए बाईपास यहाँ पर बनाया गया है। लास्ट शॉट है इकॉनमी का हमारा अंजीखड़ ब्रिज के बारे में। भारतीय का जो रेलवे है ना, उन्होंने मॉन्यूमेंटल इंजीनियरिंग अचीवमेंट के साथ ये बनाया। इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है ये, रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। इससे क्या होगा, जो भी आपका उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला का रेल लिंक बन रहा था उसके लिए बनाया गया है। ये 7 to 5.5 मीटर का है। इसकी हाइट ट्राइब्यूटरी चेनाब पे जो ना अंजी रिवर जो है वो ट्राइब्यूटरी है चेनाब की,
वहाँ पर है ये। इससे क्या होगा, काटरा, कतरा और आपका जो कश्मीर वैली है ना, उसका कनेक्टिविटी बढ़ेगा, टूरिज्म जम्मू कश्मीर का और अच्छा हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिकली ग्रोथ देने के लिए ये ब्रिजेस वगैरह का कनेक्ट किया जा रहा है। तो गाइज़ ये हमारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। इमीडिएटली मूव टूवर्ड्स आर MCQ पार्ट। फटाफट से देखो, इसके आंसर्स मैं इसमें वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, उसके लिए आप प्लीज़ चाहिए टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए। PM पाठशाला के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ पर आपको आंसर्स मिलेंगे। इकोनॉमी के MCQs हैं, आप चेक करते जाइए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और क्वेश्चंस को सॉल्व भी करिए, ताकि आपको पता चले कि आप कितना करंट अफेयर्स को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि ये वही MCQs हैं जो मैंने आपको इकॉनमी में पढ़ाए हैं 2025 जनवरी की मैगज़ीन के अंदर। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपके 12 क्वेश्चन हैं। इसके अलावा आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे कल सिक्योरिटी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।